हेलो नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, आज हम उसको और आगे लेके जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एक सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड के अंदर किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मायने रखती हैं, वो बातें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। Yes, gas in liquid. So you might be thinking how a gas may be soluble in liquid. So for this let us exemplify this that yes, gases are very much soluble in liquids. Aquatic life यानी जो जलीय जीवन है ना, तो जलीय जीवन और जीवन के लिए ऑक्सीजन चाहिए भाई, है ना। तो जलीय जीवन यानी एक्वाटिक लाइफ जो एग्जिस्ट करता है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की वजह से एग्जिस्ट करता है। ओके, ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे दिल में है, धड़कन में है, मेरे दिल में है, धड़कन में है, मेरी सांसों में हूँ, बातों में हूँ, मेरे दिन में वो, रातों में हूँ, उसके होने से ही ज़िंदगी हसीन है मेरी, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, वो है तो ही जीवन है। वो ऑक्सीजन है, वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो उसी ऑक्सीजन की वजह से जो डिजॉल्व रहती है वाटर के अंदर, हमारा एक्वाटिक लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जी पाता है। तो सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की लिक्विड्स के अंदर वो प्रिंसिपली प्रेशर और टेम्परेचर और ऑफ कोर्स नेचर ऑफ गैस, इन सभी से बहुत हद तक प्रभावित होती है। प्रीवियस से जो हमारा था सॉलिड इन लिक्विड, वहाँ पे हमने देखा कि जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो प्रेशर से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है या नेग्लिजिबल इफेक्ट होती है, नगण्य के बराबर प्रभावित होती है। लेकिन गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। ओके, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और फिर टेम्परेचर से भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत हद तक प्रभावित होती है, तो वो सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम, ये है हमारे पास एक सॉल्यूशन, मान लेते हैं कोई वाटर का ही सॉल्यूशन है और इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, ये भी मान लेते हैं भाई, है ना। ये तो हमने सिद्ध कर ही दिया कि वाटर में ऑक्सीजन रहती है। तो इसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया है, ये देखिए। पिस्टन लगाने का मतलब हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर इस सिचुएशन में क्रिएट कर दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे इस जो लिक्विड सरफेस है इसके और इसके मध्य में क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल है, यानी हम एयर कह सकते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस कह सकते हैं, है ना भाई। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर है ना, ये सिचुएशन ए है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक वेट रखा हुआ है W, ठीक है, कि इससे एक पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट हो गया है। अब हमने क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर और वेट रख दिए हैं, देखिए W1 W2 रख दिया है। तो अगर ऐसा हम कर देंगे तो इस पिस्टन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा नीचे की तरफ, am I right? तो अगर नीचे की तरफ इंक्रीज होगा तो पिस्टन अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा और वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। ओके, इट विल शिफ्ट इट्स पोजीशन। और ऐसा होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो एरिया था वो क्या हो गया है, अब कम हो गया है भाई। और वो एरिया अगर कम हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस गैस का जो यहाँ पे प्रेशर था, या अगर मिक्सर है गैसेस का तो हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब। कौन सा दाब, आंशिक दाब। अगर एक गैस है तो हम सीधा दाब कह सकते हैं, लेकिन अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज है यानी एक से ज़्यादा गैसों का मिश्रण है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। यानी एक गैस का अपना हिस्सा है वहाँ पे जिसको हम क्या कहते हैं, आंशिक दाब कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर गैस के लिए हम आंशिक दाब शब्द यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी गैसेज हैं उनका अपना अपना पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा, हाँ या ना। और जब पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो पहले यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर पे गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में आ रहे थे उतने के उतने ही गैसियस फेज में जा रहे थे, यानी लिक्विड यानी सॉल्यूशन अवस्था और गैसियस अवस्था के मध्य एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया था। कौन सा इक्विलिब्रियम भाई, चलायमान साम्य अवस्था स्थापित हो गई थी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, और जब इक्विलिब्रियम का डिस्टर्बेंस होता है तो ली कैटेलियर का प्रिंसिपल आ जाता है। जैसे ही हमने इसको शिफ्ट किया, प्रेशर को बढ़ाया, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा जो डायनामिक इक्विलिब्रियम था वो फिर से एक नई अवस्था में आएगा
और उस अवस्था में आने के लिए इसको शिफ्ट होना पड़ेगा। यानी अब क्या होगा, जो गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ पे थे वो और अधिक स्पीड के साथ इस सरफेस के साथ टकराएंगे, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है यहाँ पे, और उसकी वजह से यहाँ पे जो लिक्विड सरफेस में जो लिक्विड जो आपकी अवस्था है, जो द्रव अवस्था है यहाँ पे, उसमें एंटर होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी। और उसमें एंटर होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ने का मतलब क्या है कि गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गैस के जो मॉलिक्यूल थे उनकी सांद्रता बढ़ गई है, उनके कॉलिजन्स यानी टक्करों की संख्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। उसकी वजह से यहाँ पे स्पीड के साथ टकराएंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल इस गैस अवस्था से इस सॉल्यूशन अवस्था में आएंगे, विलयन की अवस्था में आएंगे, यानी घुलेंगे। वो इसमें आने का मतलब क्या है, वो इसमें डिजॉल्व हो गए हैं, वो इसमें घुल गए हैं। तो यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ गई है। इसका मतलब प्रेशर के साथ गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। हाँ या ना, बढ़ गई है ना। तो इस तरह से इस फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रेशर के साथ गैस की जो विलेयता है वो क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। वो क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है, बढ़ गई है। देखिए आपके सामने है भाई, ठीक है। तो अब देखिए, इसके लिए एक साइंटिस्ट आए हैं सबसे पहले हमारे सामने, इसका एक क्वांटिटेटिव जो एक्सप्लेनेशन है वो लेकर के। कौन सा एक्सप्लेनेशन, क्वांटिटेटिव, यानी मात्रात्मक, कि कितना बढ़ जाएगा, कितना प्रेशर बढ़ाने पे कितनी गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं मात्रात्मक विवरण, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन। ओके, सो फॉर दैट, उसके लिए हेनरी एक साइंटिस्ट हुए हैं। सबसे पहले हेनरी वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रेशर का जो प्रभाव था सॉल्युबिलिटी पर, उसको हमारे सामने मात्रात्मक रूप से रखा। और क्या कहा उन्होंने कि किसी भी विलयन में जो घुली हुई गैस की मात्रा है वो उस विलयन की सरफेस पर उस गैस के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या कहा कि किसी भी गैस की जो विलेयता है वो उस गैस के द्वारा इस विलयन की सरफेस पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे हम, उतनी ही ज़्यादा मात्रा उस गैस की उस विलयन के अंदर घुलती चली जाएगी। ऐसा बोलते हैं कौन, हेनरी। हेनरी के साथ साथ एक और साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से क्या कहा कि गैस की जो विलेयता है, किसी भी विलयन में जो घुली हुई गैस की मात्रा है वो उस गैस के आंशिक दाब का फलन होती है। ये किसने कहा, डाल्टन ने कहा। और दोनों ही स्टेटमेंट देखिए लगभग एक जैसे से ही हैं। जो स्टेटमेंट यूज किया जाता है लिखने के लिए, या यूँ कहिए कि एग्ज़ाम के लिए आप कह सकते हैं, वो ये है कि हेनरीज लॉ क्या कहता है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर, कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, यानी यहाँ पे जो दाब लग रहा है किसी भी गैस का, अगर मिश्रण ले रहे हैं हम, तो एक गैस के लिए क्या नाम हो जाएगा, आंशिक दाब, है ना। तो गैस की जो मात्रा है उसको हम माने कि वो मोल फ्रैक्शन यानी मोल भिन्न के रूप में लें हम। मात्रा का मतलब क्या ले लिया हमने यहाँ पे, अब मोल भिन्न। मोल भिन्न ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा, मोल भिन्न कम मतलब कम मात्रा। तो मोल भिन्न को एक पैमाना बना दिया हमने मात्रा के लिए, हमने नहीं, हेनरी ने। ओके, तो क्या कहते हैं हेनरी कि किसी गैस का आंशिक दाब, ओके, किसी गैस का आंशिक दाब यानी इस लिक्विड सरफेस पे लगने वाला आंशिक दाब उस गैस के विलयन में घुली हुई उस गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या कह दिया मैंने भाई कि किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का आंशिक दाब, कौन सा दाब, इस सरफेस पे लगने वाला आंशिक दाब, किसी गैस का लिक्विड सरफेस पर लगने वाला आंशिक दाब उस लिक्विड के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर घुली हुई गैस के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। अर्थात P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। X क्या है यहाँ पे, मोल भिन्न है, मोल फ्रैक्शन है, और व्हाट वी कैन से P इज इक्वल टू KH/X, जहाँ पे KH क्या है, हेनरी का नियतांक, हेनरीज कांस्टेंट। क्या है KH भाई, हेनरी का नियतांक है कि नहीं है, ठीक है भाई। और हेनरी का जो नियतांक है वो निर्भर करता है टेम्परेचर पे निर्भर करता है, इसके साथ साथ वो निर्भर करता है गैस की
नेचर पे, प्रकृति कैसी है गैस की। जैसे हमने देखा है कि जो हमारी पोलर गैसेज हैं, ध्रुवीय गैसें हैं, वो वाटर के अंदर ज़्यादा घुलनशील होती हैं। जैसे HCl गैस है, HCl का सॉल्यूशन आपने लेबोरेटरी में देखा होगा। तो HCl एक पोलर गैस है, क्या है कि ध्रुवीय गैस है, इसलिए पानी भी ध्रुवीय विलायक है, तो वो पानी में बहुत ज़्यादा घुलती है। O2, H2, हीलियम, ये सारी क्या है, नॉन पोलर गैसेज हैं, अध्रुवीय गैसेज हैं, इसलिए इनकी पानी में विलेयता भी क्या है, कम है। हाँ या ना। तो ये जो हमारी क्या बोलते हैं KH है, वो एक तो डिफरेंट गैसेज के लिए डिफरेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। जैसे अगर हम देखें कि दो भिन्न भिन्न गैसेज के लिए अगर आप देखोगे KH की वैल्यू दो भिन्न भिन्न टेम्परेचर के ऊपर, तो वो वेरी करती हैं। ओके, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, इनके लिए तो एक ही टेम्परेचर पे यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ना। जबकि आप अगर देखोगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 293 केल्विन, ये केल्विन में टेम्परेचर है भाई, ठीक है, 293 केल्विन पे इसके लिए KH का मान क्या है, 76.48 है। अगर इसी नाइट्रोजन के लिए आप टेम्परेचर बढ़ा करके कितना कर देते हो, 303 केल्विन कर देते हो, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि KH की वैल्यू भी बढ़ गई है। KH की वैल्यू बढ़ने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर आपका प्रेशर वहाँ पे कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर आप वेरी कर रहे हो, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तो KH की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब X क्या हो रहा है, कम हो रहा है। X क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तभी तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि P तो हमने क्या रखा हुआ है वहाँ पे, कांस्टेंट रखा हुआ है, ये मान लेते हैं भाई, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, यानी गैस की जो विलेयता है वो तापमान के साथ क्या होती है, कम होती है, जबकि KH की वैल्यू बढ़ती है। तो KH की वैल्यू बढ़ रही है, विलेयता क्या हो रही है भाई, कम हो रही है। इसी तरह से ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का 293 केल्विन पे 34.86 है KH, जबकि 303 पे कितना हो गया है, 46.82 हो गया है ना भाई। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी या विलेयता क्या हो रही है भाई, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जनरली क्या है कि गैस की द्रव में जो विलेयता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। ओके, ऊष्माक्षेपी क्रिया है, ठीक है भाई। तो ऊष्माक्षेपी क्रिया पर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू ली कैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि जो गैस का कंडेंसेशन, गैस के घुलने का जो मामला है, वो हम क्या कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल अगर द्रव अवस्था में जा रहा है, तो इसका मतलब गैस का मॉलिक्यूल कंडेंस हो गया है। और कंडेंसेशन एक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, उल्टा प्रभाव पड़ेगा, यानी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये बात यहाँ से प्रूव भी हो रही है कि KH की वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम दिखाना चाहें कि प्रेशर के साथ किस तरह से आपका हेनरीज लॉ, यहाँ पे अगर आप ग्राफिकली इसको देखोगे, ये ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर और मोल भिन्न के मध्य में, तो हम क्या पाएंगे कि प्रेशर बढ़ाने पर उस घुली हुई गैस की मात्रा के जो मोल भिन्न हैं वो भी बढ़ जाते हैं। यानी यहाँ पे आप देखोगे कि इसके साथ साथ हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, यानी एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ओके, तो ये आपका हेनरी का नियम ग्राफ से भी यहाँ पे हम समझ सकते हैं। हमने टेम्परेचर का इफेक्ट भी समझा, हमने किस तरह से KH की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, वो भी हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद बारी आती है कि हेनरी के नियम के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस क्या है ना, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एप्लीकेशन पार्ट जो होता है वो हमेशा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। एप्लीकेशंस को आप हमेशा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली तो गोल तो वही है कि हमारे लिए यूज़ क्या है उस चीज़ का, है ना। तो एप्लीकेशन पार्ट को देखने के लिए देखिए, सबसे पहले आपने नाम सुना है कोल्ड ड्रिंक, पिया भी होगा कोल्ड ड्रिंक, नहीं पीनी चाहिए, वैसे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती है कोल्ड ड्रिंक्स, है ना। तो वहाँ पे आप जब उसका जो ढक्कन खोलते हो आप, है ना, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं, तो एक आवाज़ सी आती है फटक, और उसमें से गैस के ऐसे निकलती हुई आपको थोड़ा सा प्रतीत होता है ना। तो वो एक्चुअली, और बबल्स निकलते हैं, देयर आर लॉट ऑफ बबल्स कमिंग आउट, है ना, जब आप ओपन करते हो ढक्कन को। तो वो होता क्या है एक्चुअली कि उस कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व की जाती है, जिससे कि उसमें बदबू वगैरह ना आए, उसमें जीवन ना पनपे,
है ना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ा दी जाएगी वहाँ पे, तो क्योंकि जीने के लिए तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हाई प्रेशर पे उसमें घुली हुई थी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अब प्रेशर रिलीज हुआ तो जो घुली हुई ऑक्सीजन थी, ले कैटेलियर प्रिंसिपल कहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर आ जाएगी। तो एक पर्टिकुलर एक निश्चित दाब के ऊपर वो गैस उसके अंदर घोली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग वो प्रेशर सेट किया जाता है। दूसरा जो एप्लीकेशन हम देखते हैं हेनरीज लॉ का, वो ये है कि जो स्कूबा डाइवर्स गोताखोर होते हैं, कौन से खोर, गोताखोर। गोताखोर जो है वो डीप सी या डीप वाटर के अंदर जाते हैं, गहरे पानी में जब जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, जब नीचे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है ना। तो उससे क्या होता है कि उनके सांस के साथ जो एरियल गैसेज हैं, है ना, कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो भी थोड़ी बड़ी कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, हाई प्रेशर की वजह से उनकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उनके रक्त संचरण के अंदर क्या होता है, इन गैसेज की मात्रा जो है, स्पेशली नाइट्रोजन की जो मात्रा है, क्योंकि 78% नाइट्रोजन अगर यही मिक्सचर वो यूज़ करते हैं नीचे जाने पर, तो यहाँ पे तो जो नॉर्मल हमारा प्रेशर होता है वो कितना होता है, एक वायुमंडल दाब मानते हैं 1 एटीएम। मान लीजिए डीप सी में जाने पर वो बढ़ गया है, तो बढ़ जाएगा तो ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा गैसेज जाएंगी भी हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग, है ना। तो जब वो गोताखोर बाहर आते हैं तो क्या होता है, बाहर आते ही प्रेशर क्या हो गया है, 1 एटीएम हो गया वापस, और वापस 1 एटीएम हो गया है, तो जो ज़्यादा गैसेज ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली गई थी वो बहुत तेज़ी से एकदम बाहर निकलती है। और ऐसा होने पे हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है, जो रक्त संचरण है, उसके अंदर एयर बबल्स आ जाते हैं, वायु के बुलबुले आ जाते हैं। तो वो वायु के बुलबुले बड़े पीड़ादायक होते हैं भाई, है ना, वेरी पेनफुल, है ना। और एक अकड़न सी आ जाती है उनके शरीर में, बहुत दर्द होता है, और कभी कभी तो वो जानलेवा भी होते हैं, है ना, काजिंग डेथ आल्सो। तो उनमें एक बहुत बैंड, इस सिचुएशन को बोला जाता है बैंड्स, अकड़न जो आती है उसको क्या बोला जाता है भाई, बैंड्स बोला जाता है। तो इस बैंड से बचने के लिए जो नॉर्मल हमारा रेशियो होता है एयर के अंदर, 78% नाइट्रोजन और 20.8% ऑक्सीजन और कुछ दूसरी गैसेज जो होती हैं, उसको चेंज किया जाता है, क्योंकि नीचे जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, वहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा को कम किया जाता है, और उसको लेके आ जाते हैं वो 56.6 या 7 के लगभग, है ना। और ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा को 32.1 किया जाता है। और इसके साथ साथ एक और गैस यूज की जाती है स्क्यूबा डाइवर्स के द्वारा, गोताखोरों के द्वारा, वो होती है हीलियम, 11.1% के लगभग, या कितना 11 कितना है भाई, 11.7, हाँ 11.67 के लगभग आपकी हीलियम यूज की जाती है। तो ये जो मिक्सचर लेके जाते हैं वो साथ में, वो वहाँ के प्रेशर, नीचे जो प्रेशर बढ़ा हुआ प्रेशर होता है डीप सी के अंदर या अंडर वाटर के अंदर, वो उसको हेनरी के नियम का अनुसार जो है वो बैलेंस कर दिया जाता है इस रेशियो के द्वारा, इसलिए बैंड्स नहीं पड़ते हैं फिर। तो ये भी एक हेनरी के नियम का क्या है, अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो पहाड़ी लोग होते हैं, आपने देखा होगा पहाड़ी लोगों की जो हाइट है, देखिए मैं किसी पर्टिकुलर पहाड़ियों पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये एक एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें तो वहाँ के जो वहाँ का जो जीवन है, उनकी हाइट थोड़ी सी कम रहती है। ओके, तो हाइट थोड़ी सी कम क्यों रहती है, क्योंकि हाई जो एल्टीट्यूड है, ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है, आंशिक दाब कम हो जाता है। आंशिक दाब कम हो जाता है तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन कम जाएगी वहाँ के लोगों में, और ऑक्सीजन कम जाएगी तो ऑक्सीजन तो पता है हमारे टिश्यूज़ और सबको एक एक सेल को अफेक्ट करती है, ग्रोथ क्या होती है, थोड़ी कम होती है। सोच नहीं सकते हैं कि शक्ति जो माउंटेनर होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, अगर उनको बहुत सारी तकलीफ होती है कई बार, क्योंकि बहुत ऊपर जाने पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और उसकी वजह से होता क्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सोचने में दिक्कत होने लगती है। तो इस सिचुएशन को, ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसको बोला जाता है एनॉक्सिया। कौन सा, एनॉक्सिया बोला जाता है। तो इसलिए हाई एल्टीट्यूड पे हो सकता है कि जो रेशियो है ऑक्सीजन का वो जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें चेंज करके इस सिचुएशन से बचा जा सकता है, एनॉक्सिया से। तो ये भी एक एप्लीकेशन बन जाता है किसका, हेनरीज लॉ का, हेनरी के नियम का।
टेम्परेचर का इफेक्ट आपको बता दिया है कि टेम्परेचर किस तरह से गैस की जो सॉल्युबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है। टेम्परेचर क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू ली कैटेलियर प्रिंसिपल। ये जो इक्विलिब्रियम था वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है अकॉर्डिंगली। इसके साथ साथ देखिए जो एक्वाटिक लाइफ है वो ठंडे पानी में कंफर्टेबल रहता है, यानी ठंडे पानी में एक्वाटिक लाइफ जो है, जो जलीय जीवन है या जलीय जीव जंतु हैं वो ज़्यादा अच्छे से जी पाते हैं, रह पाते हैं, खुश रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा डिजॉल्व रहती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, अगर टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए थोड़ी ऑक्सीजन वहाँ का लेवल ज़्यादा रहता है ठंडे पानी का, इसलिए हमारा जो जलीय जीवन है वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है बजाय कि थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर वाले पानी के। तो इस तरह से देखिए हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में हेनरीज लॉ पढ़ा, डाल्टन के नियम को भी हमने देखा, थोड़ा सा लगभग देखते हैं कि एक जैसे ही हैं। आगे भी हम इसको हेनरीज के लॉ को और थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे, दो चार प्रॉब्लम देखेंगे हम, और फिर हम लिक्विड सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। ठीक है जी, तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही है, आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री में आपको समझा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।